आज हमारे प्रोग्राम खुद शनासी के सिलसिले का ये तीसरा प्रोग्राम है और इसमें हम आज अपने माशरती सतह के ऊपर हम अपनी नौजवान नस्ल को आज कहाँ पे खड़ा होता देखते हैं। और आज हमारी खुद शनासी के सफ़र के प्रोग्राम का उन्वान है खुद शनासी और हमारी नफ्सियाती उलझनें। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहली बात यही करूँगी कि हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं वो आज का ज़माना हमारा बड़ा मॉडर्न ज़माने को हम टेक्नोलॉजी साइबर वर्ल्ड की दुनिया में बैठे हैं। इस साइबर वर्ल्ड की दुनिया में जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, अरे कहाँ गई हमारी अपनी इंटेलिजेंस? मेरा सबसे पहला सवाल यही है अपने नौजवान नस्ल के बच्चों से और हमारे उन लोगों से जो कि इस वक्त बहुत हाई पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, ज़हनी हाई पोस्ट के ऊपर। हमें उनसे एक ही सवाल है कि हम अपनी उन शऊरी ताकत को उजागर क्यों नहीं करते। अब हमारे मुआशरे में जो नफ्सा नफ्सी और नफ्सियाती प्रॉब्लम्स इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हर शख्स अपने आप को तन्हाई का शिकार होता नजर आता है। मैं देखती हूँ कि आपके पास इतने गैजेट्स हैं, आपके पास आपके हाथ में टेलीफोन है, हम जब किसी के घर जाते हैं तो मैं ये देखती हूँ, मैं तो हैरान ही हो जाती हूँ कि सब अपने अपने दुनिया के अंदर मस्त है। मान लिया कि आप अपनी हर शख्स अपनी एक अलग कायनात, एक अपनी दुनिया बना के बैठा है, लेकिन समाज का यूँ तरक्की करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं नज़र आता, चूँकि माशरों की तरक्की इज्तमाई होती है, इनफरादियत के ऊपर माशरे कायम नहीं होते। और इस सिलसिले में हमें अपनी खुद शनासी की तरफ मंजिल को ज़रूर बढ़ना है। और खुद शनासी की मंजिल का सबसे पहला हमारे पास पड़ाव क्या होता है कि हमारी ज़िंदगियों में घुटन ना हो। इसका एक दूसरी बात यह है कि हमारे माशरों में अफरा तफरी और नफ्सा नफ्सी के साथ इंसान अपने अपने दायरे में बंद होकर ना रहे, बल्कि मुझे यूँ लगता है कि कभी कभी तो हम गार के दौर, वो जो एक पुराना ज़माना था, उसकी मानिद हम उसकी तरफ रुख करने लगे हैं। यानी कि हमारी प्रोग्रेसिव ग्रोथ नहीं बल्कि हम रिट्रोग्रेसिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए हम अपने आप से, मुझे यूँ लगता है कि इस साइबर वर्ल्ड की दुनिया में हम बिल्कुल अलग थलग रहने लगे हैं। और इसके अंदर दूसरी बात यह है कि हमारे जज्बों में इखलास की कमी है, यानी कि हम किसी के लिए हमदर्दी का जज्बा ही नहीं रखते। मुझे मालूम है आज के दौर में हम किसी अपने अजीज़ की, उनकी इंतकाल के ऊपर हमारे अंदर वो मलाल नहीं आता, हमारे अंदर वो यास नहीं आता। हमारे अंदर ये बहुत सबसे बड़ा यास होता है कि हमारे पास आज इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। यानी हमने अपने आप को इस साइबर वर्ल्ड की दुनिया से इस कदर कनेक्ट कर लिया है और अपने हकीकी जज्बों से, यानी कि हम तख्लीक हैं किसकी? खालिक की। हमने उस तख्लीक को छोड़ के जो इंसान ने एक चीज़ बनाई, हमने उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया है। यानी कि हमारे अंदर हकीकी जज्बों से मोहब्बत का जज्बा, इसार का जज्बा और वफादारी का जज्बा और मलाल। आपको पता है कि हमारी दुआएं कब कबूल होती हैं? हमारी दुआएं तब कबूल होती हैं जबकि हम एक चीज़ को गिड़गिड़ा के, खुदा भी कहता है कि तुम उस वक्त दुआ करो जब तुम तशक्कुर की सफ में खड़े हो, जब हम शुक्र अदा करेंगे और उसके साथ दुआ तो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम्स के साथ हो जाती है। अब मैं इसलिए बात कर रही हूँ इस चीज़ की क्योंकि हम आज के दौर में, हमें किसी के जाने का, अपने अजीज़ के मरने का इतना गम नहीं होता जितना हमें अपने इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के चले जाने का गम होता है। तो गोया हमारे पास क्या हुआ कि हम मोहताज हो चुके हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अरे बहुत अच्छा है। ये साइंस की जो तरक्की हुई है, ये 50-100 बरस में जो हमने यहाँ से, हमने साइंस को अपनी महराज बना लिया है, साइंसी टेक्नोलॉजी को, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसने दुनिया को करीब तर कर दिया है, लेकिन इंसानों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, जज्बों को हमारे अंदर से ख़त्म कर दिया है। अब वो कौन सा हम पैरामीटर करें, हम किस राह की तरफ जाएं कि हम दोबारा से अपने मोहब्बत के सफ़र की तरफ, खुद शनासी के सफ़र की तरफ हम रवाना हों। अरस्तु एक बात ज़रूर कहता था, आपको पता है यूनानी फ़लसफ़े का एक बाब था और वो एक ही बात कहा करते थे कि हर इल्म का आगाज़ खुद शनासी से होता है। ये अरस्तु कहते थे
جن کی آپ کو پتہ ہے کہ جن کی فلسفہ بابا فلسفہ بھی ان کو کہا جاتا ہے یونانی میں. اور اس کے بعد خلیل جبران ایک ہمارے بہت بڑے، وہ ویسے تو یونانی تھے لیکن وہ ایک امریکن رائٹر جنہوں نے دی پروفٹ کے نام سے سب سے پہلی کتاب، اور ان کو اس میں نوبل پرائز بھی ملا. اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ خود کو جاننا علم ہے اور خدا کو جاننا آگہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایکچولی ہم اپنے خود شناسی کے سفر سے، اس کی اپنے سفر سے بالکل بے راہ رفت ہو چکے ہیں. ہماری منزلیں جو ہیں وہ اس طرف نہیں ہیں جدھر ہمیں واقعی جانا ہے. ہم اپنی منزل کو، اپنی معراج کو، اپنے ٹارگٹ کو کیا بنائے بیٹھے ہیں؟ ہماری زندگی کا گول کیا رہ گیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ساری خبر، پوری دنیا کی ہمیں خبر ہوتی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں آج آلو کا کیا بھاؤ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج ہمارے کچن میں کیا کم ہے اور کیا نہیں ہے، آج ہماری والدہ بیمار ہے یا نہیں ہے. تو گویا خود شناسی کا اگر ہم تھوڑا سا وسیع پیمانے پہ بات کریں، جب آپ اپنے اندر کا سفر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے اندر اخلاقی اور اخلاص کے جذبے ختم ہوتے نظر آتے ہیں. تو اس کو ہم نے اپنے آپ کو اس سفر پہ، اس پروگرام کے تھرو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس خود شناسی کے سفر میں آگے سفر کرتے ہوئے ہم اپنی نوجوان نسل کو بالخصوص، اور جو ہمارے دیگر بھی ہمارے تمام افراد، جو ہمارے مرد، خواتین، بوڑھے سب ہیں، ہم ایک معاشرے کی سطح پہ اور ترقی کے بنیادوں میں آگے بڑھیں. اور اس کا ایک صرف راز ہے، the only and only content which can bring us to the progress of the country, progress of the nation, progress of humanity, and this is khud shanasi, the knowledge of yourself. میم میرا نام طاہر حسین ہے اور میں قانون کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اس دور کے اندر یہ مان لیا کہ انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو ہائی جیک کر لیا ہے اور ہم تنہا سے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو تنہائی ہم انٹرنلی فیل کرتے ہیں، اس تنہائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے؟ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑی اس طرح دیکھیں، ہم اب یہیں پہ میں بات آپ کا، چونکہ یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے، یہ صرف آپ کا سوال نہیں ہے، یہ میرا بھی سوال ہے، ہم مڈل ایج کے لوگوں کا بھی سوال ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی سوال ہے. اب یقین مانے ایک گھر میں جدھر 3 جنریشنز رہ رہی ہیں، وہ تینوں کی تینوں اس مرض میں اس کو مرض اس لیے کہوں گی، ہم کسی چیز کا بھی غلط استعمال کریں گے تو وہ اس معتدل نہیں ہے. اب خود شناسی کے سفر میں 2 چیزیں ہیں. میں نے آپ کو پہلی بات بتائی علم، اور دوسرا ہے اعتدال. ہم کسی چیز کو اعتدال کی فارم میں استعمال کریں گے تو ہم اس سفر پہ آگے صحیح رہیں گے. اب جب ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم صرف اور صرف اپنی آئی ٹی کی، ہمارے جتنے گیجٹس ہیں انہی کو ہم علم کا ایک ریسورس سمجھتے ہیں، ہم اسی کو سمجھتے ہیں دس از دی اونلی اینڈ اونلی سورس آف نالج، جبکہ نالج ہمارے اندر بھی ہے، نالج ہماری اس شعوری سطح میں بھی ہے. خدا را اس نالج کو بھی استعمال کیجئے جو کہ بالکل پیور ہے، چونکہ ہماری سول کے اندر سے، جو ہماری اسپرچل کانٹینٹ سے ہو کے نکلتا ہے. یہ جو آج آپ نے ترقی کی ہے، یہ جس گیجٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، یا جو میں آپ سے مائک میں بات کر رہی ہوں، ہماری آپ بات سن رہے ہیں اور آپ مجھ تک بات پہنچا رہے ہیں، یہ جو ہم اپنی ویوز، ایک ویو سے دوسری ویو تک، ہم نے دوسرے پلینٹس میں، بلکہ ہم دوسری دنیاؤں میں میسج بھیج رہے ہیں کہ تم کہاں پہ ہو، اس کی ہمیں جستجو رہی ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ کام نہیں لیں گے. جب بھی ہم کسی چیز میں معتدل نہیں رہیں گے، کسی سفر میں اعتدال قائم نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے پاس اس میں، اس کے اوپر ہماری ناکامی ضرور ہوگی، چونکہ ہمارا وہ شپ ڈوب جائے گا. اور وہ شپ کون سا ہے؟ ہماری انسانی رویوں کا شپ. میرا نام طاہر شہید ہے اور میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا خود شناسی کی ترقی انفرادیت ہے یا اجتماعی ہے؟ یعنی ایک انسان خود شناسی، کیا اس کے لیے معاشرہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا وہ خود؟ جی، یہ آپ طاہر، آپ کا یہ بہت پیارا سوال ہے.
देखिए, किसी चीज़ का सबसे पहले ये एहसास होना, सबसे पहली बात है, हमें एहसास होना इनफरादियत और इज्तिमाइयत क्या है। आप मेरी बात समझें। आप एक पानी का कतरा ले लीजिए जो बाहर पड़ा था, समंदर से बाहर पड़ा था। उस पानी के कतरे ने, वो बड़ी तरक्की से, आराम से, बड़ा महफूज था, वो साए में बैठा था, उसको किसी आंधी के तूफान का खतरा नहीं था, लेकिन वो एक पानी का कतरा था और वो पानी का कतरा ही रहता और यूं ही मर जाता। लेकिन जब वो पानी का कतरा समंदर में गिरा तो वहां पे वो गौहर बन गया, वो मोती बन गया। वो मोती जब बन गया इसलिए चूंकि वो इज्तिमाइयत के फॉर्म में आ गया, वो एज अ कंपाउंड के तौर पे हमारे सामने पूरे रिसोर्सेज के साथ और पूरी पावर के साथ और पूरी अपनी एबिलिटीज के साथ उसने अपनी शिनाख्त की और वो पानी का कतरा मोती बन गया। और मोती बन के आप उसको अपनी अंगूठी में जड़ा लें, आप उसको गले में पहन लें, आप उसको सजा लें, उसको महफूज कर लें। तो हमें अपने इंसानी ह्यूमैनिटी लेवल में हमें सिर्फ अपनी इंडिविजुअल अपनी खुद शनासी भी करनी है और फिर बाद में उस सफ़र के ऊपर जब हम इज्तिमाइयत की बात करते हैं तो वो फिर आपके तरक्की के रास्ते मौशरती सतह पे बुलंद होते हैं। देखिए, सबसे पहले मौशरा बनता कैसे है? एक फ़र्द एक मौशरे का फ़ाल मेंबर है। जैसे कि एक आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप एक ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ले लीजिए। इसकी बड़ी सादा मिसाल है कि एक ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी में एक अंदाज़ा है साइंटिस्ट का 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब ये 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स में जब हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स एक रफ्तार से ज़्यादा रिप्रोडक्शन होने लगती है, यानी बैलेंस खराब होता है तो स्टेबिलिटी खराब होती है, स्टेबिलिटी खराब होती है तो हमें कोई मर्ज लाहक हो जाता है, तो हम एट द एंड हम अपनी वक्त से पहले हम किसी आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं या फिर हम ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर वो बैलेंस होगा और हमारे अंदर वो सलाहियत होगी कि हम अपने आप को बैलेंस कर सकें, तो हम क्या फिर किसी साथ की मदद लेते हैं। अगर एक सेल भी हमारी बॉडी में ज़्यादा या कम हो तो हम एक भी डीएनए का एक भी क्रोमोसोम कम और ज़्यादा हो तो हम पैदाइशी तौर पे हमारे अंदर कोई ऐसी माजूरी पैदा हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट अगर ख़राब हो तो वो मुआशरे को ख़राब कर सकता है। अगर हम इनफरादी तौर पे हर बच्चा, हर नौजवान, हर शख्स अपने आप को दुरुस्त कर ले तो वो समझें कि पूरा मुआशरा दुरुस्त होगा। और फिर एक मॉब साइकोलॉजी भी होती है जिसकी वजह से पूरा मुआशरा उसको देख के, जब आप कामयाबी की राह पे होंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, जिस तरह हम मगरिब को फॉलो कर रहे हैं। जो आप देखेंगे कि एक शख्स जो है उसके इक़दार ये हैं तो फिर आप उसी राह पे आगे चलने लग जाते हैं। तो यही इंसानी रवैयों का मिराज है। तो सामीन, मुझे ख्याल है कि आज आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया होगा। तो ये हमारे इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ बीना गोइंदी हाजिर होंगी और हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।